टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 21, पहला समन बोनस अध्याय। सिस्टम अधिसूचना पढ़ते ही एलिस्टर की सांस अटक गई। नोटिस, शर्तें पूरी हो गई हैं, खिलाड़ी अब अपना पहला ड्रैगन बुला सकता है। क्या खिलाड़ी अपना पहला समन जारी रखना चाहेगा? ड्रैगन को बुलाओ। मैं आवश्यक उपकरण खरीदे बिना बुला सकता हूँ। पुष्टि करें, सिस्टम ही समन को पूरा करेगा। खिलाड़ी की सारी समन शक्ति और मन इस प्रक्रिया में तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रक्रिया के बाद खिलाड़ी को मिचली आएगी। एलिस्टर का दिमाग तेजी से चलने लगा, उसकी नब्ज तेज हो गई। ऐसे प्राणी को बुलाने के विचार ने उसे उत्साह और डर दोनों से भर दिया। हाँ, सिस्टम समन जारी रखे, अब दिमाग की बात खोल रहा हूँ। एक पल में उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई। उसने हवा के झोंके को महसूस किया और अचानक खुद को एक ब्रह्मांडीय नीले स्थान में तैरता हुआ पाया, विशाल और अंतहीन, जैसे कि वह ब्रह्मांड के बहुत ही ताने बाने में कदम रख चुका हो। दूर दूर तक तारे टिमटिमा रहे थे और ऊर्जा के धुंधले बादल उसके चारों ओर घूम रहे थे। मैं कहाँ हूँ? एलिस्टर ने सोचा। अंतरिक्ष की शांत सुंदरता लगभग शांत करने वाली थी, उसके अंदर से उत्सुकता के बावजूद। उसके आगे एक विशाल दोहरे पत्थर का गेट था, जिसकी सतह ड्रैगन खोपड़ियों की खूबसूरत नक्काशी से ढकी हुई थी। ये कौन सी जगह है? एलिस्टर ने उलझन में इधर उधर देखते हुए सोचा। वह कुछ पल पहले अस्पताल के कमरे में था। अब बुलावा शुरू होगा। जैसे कि जवाब में ड्रैगन खोपड़ियों की आंखें चमकीले पीले रंग की चमकने लगीं, जो पत्थर की सतह पर एक चमकदार रोशनी डाल रही थीं। पूरे स्पेस के नीचे की जमीन कांपने लगी और विशाल द्वार चरमराकर खुल गए। उस जगह से एक चमकदार रोशनी की किरण फूटी, जिससे एलिस्टर को अपनी आंखों को अपने हाथ से ढकना पड़ा। जैसे ही रोशनी थोड़ी कम हुई, उसने छेद से झांका और ये देखने की कोशिश की कि आगे क्या है। रोशनी के बीच से एक विशाल आकृति आकार लेने लगी। यह एक विशाल ड्रैगन था, जिसका सिलहूट हर गुजरते पल के साथ और अधिक परिभाषित होता जा रहा था। प्राणी का विशाल आकार चौंकाने वाला था, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और भारी थी। जैसे ही ड्रैगन आगे बढ़ा, एलिस्टर को उसके पॉलिश किए हुए काले शल्क दिखाई दिए। उसके पीछे बड़े बड़े पंख थे, उसके काले सींग मुड़े हुए थे और उसकी लाल आंखें इतनी तीव्रता से जल रही थीं कि मानो उसकी आत्मा को चीर रही हों। ये बहुत बड़ा है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा। उसका खुद का आकार ड्रैगन से बुरी तरह से तुलना किया जा सकता था। वह एक विशाल 2 मंजिला इमारत के सामने खड़ा था। क्या तुम उत्तराधिकारी हो? एलिस्टर के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, उसके विचारों को बाधित करने वाले शब्द, और एलिस्टर सहज रूप से समझ गया कि यह ड्रैगन उससे बात कर रहा था। ड्रैगन की उपस्थिति की विशुद्ध शक्ति लगभग दम घोंटने वाली थी। उसकी आभा ने एलिस्टर की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। जैसे ही उसने प्राणी को देखने के लिए अपना सिर उठाया, ड्रैगन की आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। लगभग ऐसा लगा जैसे वह उसे चुपचाप चुनौती दे रहा हो। ये जो आभा देता है वह बहुत हद तक वैसी ही है जैसी मैंने तब दी थी जब मैं वापस डिंगोन में था। अब जब मैं इसका शिकार हो चुका हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि भूत क्यों भागने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने जोर से निगल लिया, दमनकारी आभा के नीचे अपने शरीर को थोड़ा कांपता हुआ महसूस किया। अचानक सिस्टम की आवाज़ उसके विचारों को तोड़ती हुई आई, उसे बधाई देते हुए। बधाई हो, आपने ब्लैक क्रिम्सन ड्रेक सिंडर वॉन एपकिसवर्ड ए रैंक को सफलतापूर्वक बुलाया है। ए ड्रेक, ए रैंक। एलिस्टर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, विचारों में खो गईं, क्योंकि सिंडर की आवाज़ एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी, इस बार और भी तीखी। मैंने पूछा कि क्या तुम उत्तराधिकारी हो? अगर तुम खुद को पहचान नहीं पाए, तो मैं तुम्हें वहीं जला दूंगा जहां तुम खड़े हो। उसने अपनी नज़रें सिकुड़ीं, उसकी घूरने की तीव्रता ने एलिस्टर की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। ड्रैगन के शब्द महज धमकी नहीं थे, वे एक वादा थे कि अगर वह जवाब देने में विफल रहा तो क्या होगा। लेकिन मुझे वास्तव में क्या कहना चाहिए? उत्तराधिकारी का क्या अर्थ है? सिस्टम का इंटरफेस उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। मिनी क्वेस्ट, अपने पहले समन को वश में करें। विवरण: ड्रैक्स अत्यधिक गर्व वाले प्राणी हैं और वे कभी भी किसी ऐसे प्राणी के आगे झुकेंगे नहीं जिसे वे हीन समझते हों। सिंडर वॉन अपकीस एक अधिपति के रूप में और भी अधिक है। # के उत्तराधिकारी के रूप में आपको साबित करना होगा कि आप श्रेष्ठ हैं और अपनी विशुद्ध शक्ति का उपयोग करके उसे झुकने पर मजबूर करना होगा। उत्तराधिकारी किसका? और सिस्टम पार्ट के कुछ हिस्सों को क्यों धुंधला कर रहा है? क्या सिस्टम ने इसे उसके रूप में संदर्भित किया है? यह विशाल ड्रेक मादा है। नर राक्षस आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं, तो नर ड्रेक कितना विशाल होगा? एलिस्टर विचारों में खोया हुआ था, अपने सामने ड्रेक को लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। तुमने मुझे चुपचाप इंतजार करवाने की हिम्मत कैसे की? सिंडर ने अपना ड्रैगन मुंह खोला, जिसमें विशाल उस्त्रा नुकीले दांत दिखाई दिए, और भी भयानक रूप से उसके मुंह में आग की लपटें उठने लगीं। एलिस्टर की आंखें चौंक गईं जब उसने ये देखा, वास्तविकता में वापस आ गया। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। वह वास्तव में ऐसा करने की योजना बना रही है।
मुझे क्या करना चाहिए? वह मुझसे कम से कम 100 गुना बड़ी है, इसलिए उससे लड़ना बेकार होगा। मेरे पास तो युद्ध उन्मुख प्रतिभा भी नहीं है। अचानक एलिस्टर के दिमाग में कुछ आया। रुको, मेरी प्रतिभा, मेरी शक्ति दिखा रही है। एलिस्टर के चेहरे पर अचानक मुस्कान फैल गई। बोलते समय उसकी आवाज़ सिंडर के विचारों में गूंज उठी। उसी पल एलिस्टर का मानस सिंडर की आभा से कहीं ज्यादा दमनकारी बल के साथ बाहर की ओर बढ़ा। क्या तुम अपने स्वामी के प्रति ऐसे ही व्यवहार करते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ अनुशासन की जरूरत है। पहला सबक, अपने स्वामी की उपस्थिति में तुम अपना सिर झुकाते हो। उसकी शक्ति की तीव्रता ने उसके सिर को नीचे झुका दिया, उसके मुंह में लगी लपटें धुएं में बदल गईं और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर गई। ये किस तरह का जादू है? तुम क्या कर रहे हो? सिंडर के विचार भ्रम और सदमे से भरे हुए थे। एलिस्टर धीरे धीरे उसके सिर के पास गया, जो अब मजबूती से जमीन पर टिका हुआ था, और कहा, कुछ खास नहीं, बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम समझो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी में खुद को कैसे पेश करना चाहिए। उस पल उनकी आंखें फिर से मिल गईं। इस बार ये सिंडर था जो ऊपर देख रहा था। एलिस्टर की पीली आंखों की गहराई में उसने जो देखा उससे वह डर गई, फिर भी उसी समय उसे राहत की एक अजीब सी अनुभूति हुई। सिंडर उत्तराधिकारी को अपना सम्मान देती है। उसकी आवाज़ एक बार फिर एलिस्टर के विचारों में गूंज उठी, उसकी दास्ता की शपथ और उस सम्मान का मौन संकेत जो अब उसके पास इस प्राणी के लिए था जिसे वह अपना स्वामी मानती थी। अध्याय 22। प्रश्न। एलिस्टर की आंखें अचानक खुल गईं। अस्पताल के कमरे की सफ़ेद छत ने कुछ क्षण पहले के ब्रह्मांडीय स्थान की जगह ले ली। भ्रमित, उसने याद करने की कोशिश की कि वह कहाँ था। विशाल ड्रैगन और उसके चारों ओर घूम रहे अजीब नीले स्थान की स्मृति तेजी से फीकी पड़ रही थी। लेकिन थकावट ने उसे अभिभूत कर दिया, उसकी पलकें एक बार फिर बंद हो गईं। मी हेज़नवर्थ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एक नर्म आवाज़ ने उसके दिमाग पर छाए कोहरे को चीर दिया। नीले रंग के स्क्रब में एक महिला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। नज़, एलिस्टर ने कर्कश स्वर में कहा, उसका गला सूख गया था। क्या हुआ? यूनियन के लोग तुम्हें देखने आए हैं। यूनियन के लोग? नज़ ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, वे तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। लगता है उनके पास कुछ सवाल हैं। सवाल? एलिस्टर ने चौंकते हुए कहा। इससे पहले कि वह आगे कुछ पूछ पाता, दरवाज़ा चरमरा कर खुला और दो आकृतियां कमरे में दाखिल हुईं। ये वही यूनियन अधिकारी थे जिनसे वह कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद मिला था। विक्टर अपने हमेशा की तरह सख्त व्यवहार के साथ और सेलिया अपनी आंखों में शरारती भाव लिए उसके बगल में खड़ी थीं। वे दोनों एलिस्टर के बिस्तर के किनारे चले गए। तुम्हें पता है, सेलिया ने शरारती मुस्कान के साथ झुकते हुए कहा, तुम वाकई पास से देखने पर बहुत प्यारे लगते हो। एलिस्टर थोड़ा शर्मा गया, उसकी जांच के दौरान असहज महसूस कर रहा था। धन्यवाद, मुझे लगता है, उसने चादरों के नीचे असहजता से घिसटते हुए बड़बड़ाया। विक्टर ने अपना गला साफ किया, उसकी आवाज़ तीखी थी। सेलिया, अब खिलवाड़ करने का समय नहीं है। और ठीक है। विक्टर ने अपनी नज़र एलिस्टर की ओर घुमाई, एक आह भरी, उसने अपना सिर झुका लिया। श्री हेज़नवर्थ, आपके कालकोठरी छापे से पहले घोषणा करने में हुई देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हमारी ओर से एक गंभीर चूक थी और हम आपके साथी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उनके कार्य आमतौर पर शांत रहने वाले यूनियन अधिकारियों के स्वभाव से अलग थे। एलिस्टर ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। सर, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो दुखद है, लेकिन हम में से कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। हम किसी को दोष नहीं देते। विक्टर ने सिर हिलाया। समझ गए, तो मैं इसे मेरी माफ़ी की आपकी स्वीकृति के रूप में लूँगा। अपना सिर ऊपर उठाते हुए वह एलिस्टर के बगल में बैठ गया और धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया। सेलिया ने भी ऐसा ही किया। अब तो हम यहाँ जिस कारण से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन के भीतर एक बड़ा हंगामा है। एक एफ रैंक टीम द्वारा ए रैंक कालकोठरी को साफ करना अनसुना है। हमने आपके साथियों का साक्षात्कार लिया है, लेकिन वे सभी छापे के दौरान बेहोश होने का दावा करते हैं। उन्हें याद नहीं है कि कालकोठरी को कैसे साफ किया गया। वह रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लीला को छोड़कर, उसका दावा है कि उसने तुम्हें आश्चर्यजनक आसानी से भूतों से लड़ते हुए देखा है। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा एक समनकर्ता को देखते हुए ऐसे कारनामे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। विक्टर के शब्दों ने अचानक हवा को भारी बना दिया और एलिस्टर को लगा कि उसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन विक्टर ने जारी रखा, उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तुम ही थे जो अपने बेहोश साथियों को बाहर ले गए थे, और यह बहुत कुछ कहता है, मिस्टर हेज़नवर्थ। सेलिया फिर से आगे झुकी, उसकी चंचल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तो एलिस्टर, हम पूरी कहानी जानना चाहते हैं। तुमने, एक समनकर्ता ने, बिना किसी समन के रैंक डंगोन को कैसे साफ किया? एलिस्टर ने अपने चेहरे पर पसीने की बूंद महसूस की। चीजें तेजी से जटिल होती जा रही थीं।
मैं संभवतः सिस्टम के अस्तित्व या इस तथ्य को प्रकट नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई और प्रतिभा, कौशल जैसी कोई चीज़ है, और ऐसा कोई लेन देन इतिहास नहीं है जो ये सुझाव दे कि मैंने राक्षस को बुलाने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे थे। इसलिए मैं सिंडर को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता भी तो वह एक भूत की गुफा में फिट नहीं हो पाती, इसलिए ये कहना कि उसने छापे में मेरी सहायता की बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होगा। जैसे जैसे एलिस्टर के विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सिंडर को अपने मालिक की बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसकी आवाज़ अचानक एलिस्टर के विचारों में गूंज उठी, क्योंकि उसने उसकी समस्या का समाधान सुझाया था। मेरे स्वामी, अगर आपको उनकी उपस्थिति परेशान करने वाली लगती है, तो मैं आपके लिए उन्हें भस्म करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप किसी को भस्म नहीं करेंगे, एलिस्टर ने जवाब दिया, अपने शरीर से लगभग बाहर निकलने वाले मन को नियंत्रित करते हुए। समझ गया मेरे स्वामी, साइडर ने जवाब दिया। फिर एलिस्टर ने एक आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए। वह उन्हें बताने जा रहा था कि क्या हुआ था, वास्तविक सच्चाई से ज्यादा एक पर्यवेक्षक के नजरिए से। एलिस्टर ने अपना गला साफ किया, उनकी घूरती निगाहों का भार उस पर दबाव डाल रहा था। ईमानदारी से, मुझे खुद भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि क्या हुआ था। जब हम कालकोठरी में दाखिल हुए तो चीजें बहुत खराब हो गईं। बहुत जल्दी, वहां बहुत सारे भूत थे और मैं वहां मरना नहीं चाहता था। विक्टर की नज़र तेज थी, लेकिन सेलिया उत्सुक लग रही थी। तो तुमने लड़ाई करके बाहर निकला, एक समनकर्ता ने ए रैंक की भीड़ को हराया। उसकी आवाज़ में हैरानी की झलक थी, लेकिन जिज्ञासा की चिंगारी भी थी। एलिस्टर ने फिर से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, मैंने शक्ति का एक बहुत बड़ा उछाल महसूस किया। लगभग ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। शायद इसका मेरे टैलेंट रैंक के एसएसएस रैंक होने से कुछ लेना देना है। वह जानता था कि यह पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन सिस्टम या सिंडर का खुलासा किए बिना वह यही बता सकता था। उसे उम्मीद थी कि यह उसकी अचानक ताकत के विस्फोट को समझाने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे बारीकियों को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया जा सके। सेलिया के होंठ कोनों पर फड़कने लगे, उसकी आंखों में शरारती चमक लौट आई। कुछ टूट गया है न? ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। वह हंसी, उसके शब्दों को मज़ेदार पाया। विक्टर, शायद मिस्टर हेजनवर्थ में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। विक्टर ने भौहें सिकुड़ी, उसके जबड़े में एक मांसपेशी फड़क रही थी। उसने अनिच्छा से जवाब दिया, शायद। हालांकि श्री हेजनवर्थ, हालांकि आपका स्पष्टीकरण अपरंपरागत है, लेकिन ये बताता है कि आप अपने साथियों के साथ कालकोठरी से कैसे बाहर निकले। एलिस्टर ने राहत भरी सांस ली। यह आदर्श नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तत्काल जांच से बचने में कामयाब रहा। विक्टर ने एक आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हमें एक और विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, श्री हेजनवर्थ। लेकिन अभी के लिए थोड़ा आराम करें। यूनियन संपर्क में रहेगी। इसके साथ ही वह अपनी एड़ी घुमाकर कमरे से बाहर निकल गया। सेलिया चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। दरवाजा एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो गया, जिससे एलिस्टर बंजर सफ़ेद जगह में अकेला रह गया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली, उसके कंधों से तनाव दूर हो गया। वह शुरुआती बाधा को पार करने में कामयाब रहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसका भार उस पर हावी हो गया। एक बार जब मैं अपने पैरों पर वापस आ जाऊंगा तो मुझे कुछ समन उपकरण लेने होंगे और सिंडर को यूनियन ऑफिस में पंजीकृत कराना होगा। उम्मीद है उनके पास एक श्रेणी होगी। खैर, ड्रेक यूनियन कार्यालय ने हर मेगा सिटी के संचालन की देखरेख करने से कहीं ज्यादा काम किया। जहां वे पाए गए, वे उपकरण बनाने और बेचने में भी सबसे अच्छे थे। हालांकि ज्यादातर लोग रैंडम ब्लैकस्मिथ और आइटम क्राफ्टर्स जैसे सस्ते विकल्पों के साथ जाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि सबसे अच्छे उपकरण केवल वहां ही मिल सकते हैं। हालांकि एलिस्टर को एक सस्ता विकल्प चुनना अच्छा लगता, लेकिन केवल यूनियन के पास ही समन उपकरण बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण थे, इसलिए उसे उन्हें वहां से खरीदना पड़ता। ये वह जगह भी थी जहां समन करने वाले अपने समन को पंजीकृत करते थे। दुनिया की प्रकृति के कारण कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद भटकते हुए किसी आवारा राक्षस को ढूंढना पूरी तरह से असंभव नहीं था। इसलिए समन करने वालों के लिए हमेशा अपने राक्षसों को किसी तरह के टैग, कॉल या चिन्ह के साथ पंजीकृत करना सबसे अच्छा था। इस तरह अगर वे दूर से देखे जाते तो लोग जान जाते कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए। एलिस्टर ने अपने जबड़े के नीचे हाथ रखा और आगे सोचा, और ये देखते हुए कि यह समझाना मुश्किल होगा कि मैंने बिना किसी राक्षस को कैसे बुलाया। किसी भी उपकरण के बिना मैं सिंडर को वहां बुलाने का नाटक भी कर सकता था। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेली। अंत में उसके विचार मियू की ओर मुड़ गए। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसी है। उसे पता था कि उसे जल्द ही उससे मिलने जाना चाहिए, उसे अपनी देखभाल और सहायता देनी चाहिए। अचानक एक पीली चमक ने उसकी दृष्टि को भर दिया, जिससे उसके विचार बाधित हो गए। परिचित सिस्टम इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ, जिसमें एक नई सूचना थी। अपने कमज़ोर शरीर को प्रशिक्षित करें रोज़ाना।
विवरण: ड्रैगन केवल इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे कितने शक्तिशाली हैं, वे अधिक भयानक हैं क्योंकि वे हमेशा समय के साथ मजबूत होते दिखते हैं, चाहे वे पहले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। सभी ड्रैगन के अधिपति के रूप में आपकी किस्मत भी ऐसी ही है। चेन क्वेस्ट: एक अधिपति के पंजे। विवरण: आपको एहसास हो गया है कि ड्रैगन हथियारों की तुलना में अपने पंजों से बेहतर लड़ते हैं, इसलिए पंजे वाले गॉन्टलेट के साथ युद्ध की कला में खुद को प्रशिक्षित करें। आवश्यकताएं: पंजे वाले गॉन्टलेट के साथ युद्ध में महारत हासिल करें। 0/1 दंड: जब तक खिलाड़ी इस खोज को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे कालकोठरी पर छापा मारने की अनुमति नहीं है। अगर वे छापा मारने का प्रयास करते हैं तो वे 10 यादृच्छिक स्टेट पॉइंट खो देते हैं। एलिस्टर ने अधिसूचना को देखा, चौंक कर रुक गया। रुको, क्या? दैनिक प्रशिक्षण और पंजे का उपयोग न करने पर दंड। ये प्रणाली हर मिनट अधिक मांग वाली होती जा रही है। उसने अपना माथा रगड़ते हुए कराहते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बिस्तर पर लेटे रहने के उसके दिन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गए थे। वह जाहिर तौर पर एक ड्रैगन था और ड्रैगन को प्रशिक्षित होना पड़ता था। अध्याय 23, धुएं का पर्दा। यह एक नई सुबह थी। एलिस्टर एक स्वप्नहीन नींद से जागा। गुनगुने अस्पताल के खाने की प्लेट और उसके बिस्तर के पास एक खुशमिजाज नाज। सुप्रभात, मी हेजनवर्थ। आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? एलिस्टर ने एक कमज़ोर मुस्कान बिखेरी। हाँ, बहुत बेहतर, धन्यवाद। उसने बिना किसी परेशानी के खाने को निगल लिया, जो कुछ भी आसानी से पच गया उसके लिए आभारी था। बाकी दिन कागजी कार्रवाई, जांच और डॉक्टर द्वारा अत्यधिक परिश्रम के खतरों के बारे में दिए गए आश्चर्यजनक रूप से लंबे व्याख्यान में बीत गया। आखिरकार एक अनंत काल के बाद डॉक्टर ने उसे छुट्टी देने की अनुमति दे दी। अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए एलिस्टर ने कड़ी धूप में आंखें सिकुड़ीं। इतने लंबे समय तक घर के अंदर बंद रहने के बाद दुनिया ज्यादा तीखी और ज्यादा जीवंत लग रही थी। उसने ताज़ी हवा की एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को थकावट और शहर के जीवन की खुशबू से भर लिया। ये बिल्कुल वैसी ताज़ी हवा नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन यह आज़ादी थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और लीला द्वारा छोड़ी गई कलाई घड़ी निकाली। ये स्लीक और आधुनिक थी, जो उस घिसी पिटी डिजिटल घड़ी से बिल्कुल अलग थी जिसे वह आमतौर पर पहनता था। खिलाड़ी ने अभी भी अपनी स्टेटस विंडो नहीं खोली है। ठीक है, लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस स्टेटस विंडो को देखूं जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा है। स्टेटस विंडो, एलिस्टर ने धीरे से पुकारा। उसके शब्दों के बाद एक पीली पारदर्शी विंडो उसके आंकड़े प्रदर्शित कर रही थी। खिलाड़ी: एलिस्टर हेजनवर्थ। स्तर: 15 XP, 120/360। क्लास: ओवरलॉर्ड। समनकर्ता: जागृत प्रतिभा SSS। आंकड़े: HP 350/350। MP 1220/1236 आंशिक रूप से समाप्त। शक्ति: 106। चपलता: 121। बुद्धि: 131। धीरज: 96। भाग्य: 161। योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। समन शक्ति: 100। मन मैना रीजनरेशन 5 MP मिनट। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 30। शीर्षक: एनी। कौशल: ड्रैकोनिक रेज लल 1A रैंक। ब्लड मैनिपुलेशन लल 1D रैंक। ब्लड हीलिंग लल 1D रैंक। समन की सूची: ड्रेक, सिंडो वॉन अपकिस वार्ड A रैंक। वर्तमान खोज: अपने कमजोर शरीर को प्रशिक्षित करें। दैनिक एक अधिपति के पंजे चेन। वाह, मेरे आंकड़े मेरी याद से ज्यादा हैं। लेवल अप करने का असर होना चाहिए, उसने सोचा। उसकी आंखें संख्याओं को स्कैन कर रही थीं। ताकत, चपलता, बुद्धिमत्ता, और मेरे पास आवंटित करने के लिए 30 मुफ्त स्टेट पॉइंट हैं। मुझे इन्हें कैसे वितरित करना चाहिए? उसने अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार किया। मुझे हर तरह से तैयार रहना चाहिए, लेकिन कुछ खास आंकड़ों पर ध्यान देने से मुझे बढ़त मिल सकती है। एक समनकर्ता के लिए चपलता और बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी लगती है। ताकत और धीरज भी बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर मैं शारीरिक लड़ाई की स्थिति में फंस जाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, मैं अपनी गति और सजगता को बढ़ाने के लिए चपलता में 10 अंक लगाऊंगा, बेहतर मन नियंत्रण के लिए बुद्धिमत्ता में 10 अंक लगाऊंगा और कठिन लड़ाइयों का सामना करने में मदद के लिए धीरज में शेष 10 अंक लगाऊंगा। अपने आंकड़े आवंटित होने के बाद एलिस्टर को फिर से अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई, जो उसे लेवल अप करने से मिली सनसनी के समान थी। ठीक है, अब जब ये सब सुलझ गया है तो मुझे सिंडर को समनकर्ता संघ में पंजीकृत कराना होगा। इसलिए मैं अपने कुछ घिसे पिटे उपकरण बदल दूंगा और समनकर्ता उपकरण खरीदूंगा, फिर वहां जाऊंगा। एलिस्टर के लिए समनकर्ता उपकरण खरीदना सिर्फ एक ज़रूरी दिखावा नहीं था। अपनी प्रतिभा से संबंधित उपकरण खरीदना उसकी ताकत और प्रभावशीलता को बढ़ाने का एक निश्चित तरीका था। हालांकि सिस्टम के अस्तित्व और उसकी पूर्ण वश में करने की क्षमताओं के कारण उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें खरीदना ही यह समझाने का एकमात्र तरीका होगा कि वह सिंडर को कैसे बुला पाया।
लेकिन खरीदारी करने से पहले उसे अपनी इन्वेंट्री में मौजूद वस्तुओं को और अधिक यूनियन क्रेडिट के लिए व्यापार करना पड़ा, जो उसने किया। एलिस्टर होवर कैब से बाहर निकला। दोपहर की धूप उसके चेहरे को गर्म कर रही थी। यूनियन ऑफिस उसके सामने खड़ा था, एक विशाल सफ़ेद इमारत जो आसमान को छू रही थी। इमारत के सामने एक विशाल नीला यू लोगो देखा जा सकता था, जो एक चमकदार आग में सूरज की रोशनी को दर्शाता था। स्वचालित दरवाजों से धक्का देकर एलिस्टर को हलचल भरी गतिविधि के दृश्य ने स्वागत किया। कृत्रिम प्रकाश की नर्म चमक में नहाया हुआ विशाल हॉल एक हाईटेक बाजार जैसा लग रहा था। उसने जागृत व्यक्तियों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया, जिनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपकरण पहने थे जो उनकी प्रतिभा का संकेत देते थे। बहते हुए पन्ने के बालों वाली एक महिला नक्काशीदार कर्मचारियों के चयन को देख रही थी, संभवतः एक मौलिक प्रतिभा का उपयोग करता। मुंडा सिर वाले भारी भरकम पुरुषों का एक समूह, उनके हाथों पर टैटू, विशाल वारहैमर के प्रदर्शन के चारों ओर इकट्ठा हुए। सबसे अधिक संभावना है कि ताकत बढ़ाने वाली प्रतिभा वाले लोग। उसने एक कोने में एक काउंटर देखा, जिस पर छोटे भूरे बालों और गर्म भूरी आंखों वाली एक मिलनसार दिखने वाली महिला काम कर रही थी। उसका नाम टैग चमक रहा था, सारा। वह मुस्कुराते हुए उसके पास गया। हाय, एलिस्टर ने कहा, उसकी आवाज़ भीड़ की सामान्य बड़बड़ाहट से मुश्किल से ऊपर उठ रही थी। मैं कुछ बुनियादी समन्वय की तलाश कर रहा हूँ, सारा ने मुस्कुराते हुए बिल्कुल सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाए। यूनियन ऑफिस में आपका स्वागत है। हम अलग अलग समन शैलियों के अनुरूप कई तरह के स्टार्टर किट पेश करते हैं। शायद आप मुझे बता सकें कि आप किस तरह के समन करता हैं। वास्तव में, एलिस्टर ने शुरू किया, उसकी आवाज़ धीमी बड़बड़ाहट में बदल गई। मैं कुछ ऐसे उपकरण खोजने की उम्मीद कर रहा था जो मेरी। वह रुक गया, अनिश्चित था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। सरीसृप समन क्षमताएं। सारा की मुस्कान कुछ पल के लिए फीकी पड़ गई, उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। यह असामान्य नहीं था। जबकि अधिकांश समनकर्ताओं का एक विशिष्ट तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी या वायु के प्रति लगाव था, सरीसृप समन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। शहर के अभिलेखागार में दर्ज आखिरी दस्तावेज करीब एक सदी पहले का है। सरीसृपों को बुलाना, है न? ये निश्चित रूप से अनोखा है। हमारे पास एक सीमित उपकरण है जिसे समनकर्ता और उनके सरीसृप साथी के बीच बंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? बिल्कुल, उसने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सारा उसे अपने काउंटर के पीछे रखे एक छोटे से डिस्प्ले केस में ले गई। अंदर झिलमिलाते पोषण और कौल की शीशियों के बीच बहुत अधिक उन्नत वस्तुओं का संग्रह था। ड्रैगन की खाल जैसी दिखने वाली सामग्री से बने एक जोड़ी चिकने काले दस्ताने सबसे अलग दिख रहे थे। उनके बगल में चांदी की सिलाई के साथ एक साधारण चमड़े की थैली और छिपकली के आकार का एक छोटा उत्कीर्ण आकर्षण एलिस्टर का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये दस्ताने, सारा ने समझाना शुरू किया, लेसर वाइवन की खाल से तैयार किए गए हैं। इन्हें पहनने से आपके और आपके सरीसृप के बीच का बंधन मजबूत होता है, जिससे आपको अधिक नियंत्रण मिलता है और संमन प्रक्रिया के दौरान जादुई ऊर्जा का अधिक कुशल प्रवाह होता है। नियंत्रण? मुझे लगा कि ये मेरी प्रतिभा को बढ़ाने वाले हैं। एलिस्टर ने एक दस्ताना उठाया, इसकी चिकनी बनावट और सुपरसोनिक डिज़ाइन पर आश्चर्यचकित हुआ। वह लगभग महसूस कर सकता था कि इसमें से शक्ति का प्रवाह हो रहा है। एक हल्की सी गुनगुनाहट उसके साथ गूंज रही थी। हालांकि वे अविश्वसनीय लगते हैं, उसने सोचा। उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। और थैली? एलिस्टर ने पूछा, उसकी जिज्ञासा उस छोटी सी वस्तु से बढ़ गई। वह, सारा ने समझाया, एक विशेष रूप से तैयार की गई सम्मन थैली है। आकर्षण एक नाली के रूप में कार्य करता है, जो आपकी सम्मन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आपकी जादुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ये वस्तुओं को रखने के लिए एक पॉकेट आयाम की तरह भी लगता है। उसने करीब झुकने और अपनी आवाज़ को और कम करने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा। ईमानदारी से कहूं तो सरीसृपों को बुलाना बहुत ही दुर्लभ है। ये थैली एक तरह की है जो किसी पुराने खोए हुए परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि इसका सरीसृप जीवों से एक अनोखा संबंध है, जो बुलाने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। बाहर से साधारण दिखने वाली ये थैली एक छिपी हुई शक्ति रखती थी। ये समझाने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है कि मैंने सिस्टम का खुलासा किए बिना सिंडर को कैसे बुलाया। उसने सोचा, वह सिस्टम या सिंडर के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सकता, अभी नहीं। ये बिल्कुल सही लगता है, उसने दस्ताने और थैली काउंटर पर रखते हुए निर्णायक रूप से कहा। मैं उन्हें ले लूंगा। तो कितना? सेराह मुस्कुराई, ये 15,000 यूनियन क्रेडिट होगा। एलिस्टर अचानक से जम गया, हालांकि वह जो कीमत उसने सुनी उससे वह पूरी तरह चौंक गया था। अध्याय 24, छिपी हुई लागत बोनस अध्याय। एलिस्टर के चेहरे पर धीरे धीरे ठंडा पसीना आ रहा था। 15,000 यूनियन क्रेडिट, यह एक छोटी सी किस्मत थी, खासकर उसके जैसे नए जागृत व्यक्ति के लिए।
वह डंगोन छापे से मिली लूट को बेचकर 27,000 इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। साथ ही हेडमास्टर ने उसे जो बचा हुआ दिया था वह लगभग 51,000 था। लेकिन उसे जल्द ही म्यू से मिलने जाना था और सभी तरह के बिलों का भुगतान करना था। इस तथ्य पर विचार नहीं करना था कि सिस्टम की नई खोज के कारण वह कुछ समय के लिए डंगोन में नहीं जा सकता है, इसलिए वह इतनी बड़ी रकम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। ओह, ये तो, वह हकलाया, उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट सी थी। जितना मैं उम्मीद कर रहा था उससे थोड़ा ज्यादा। सारा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में समझ की झलक दिखाई दी। नए जागृत लोगों के साथ व्यवहार करने का मतलब अक्सर वित्तीय सीमाओं का सामना करना होता है। ठीक है, उसने कहा, अब उसकी आवाज़ नर्म हो गई है। हम एक भुगतान योजना विकल्प प्रदान करते हैं जिसमें एक छोटा डाउन पेमेंट और एक निश्चित अवधि में अर्जित ब्याज होता है। क्या आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे? एलिस्टर का दिल धड़क रहा था। एक भुगतान योजना आकर्षक थी, लेकिन उसके सिर पर ऋण के लटकने का विचार उसे पसंद नहीं आया। उसने चिकने दस्ताने और साधारण थैली पर एक नज़र डाली, उनका आकर्षण निर्विवाद था। वे उसके रहस्य को बनाए रखने और सिंडर के साथ उसके संबंध को थोड़ा बढ़ाने की कुंजी हो सकते हैं। शायद एक पूर्ण भुगतान योजना नहीं, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास का स्पर्श आ गया। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे मैं कीमत पर बातचीत कर सकूं? सारा ने एक भान उठाए, उसकी आंखों में एक शरारती नज़र थी। बातचीत, अब ये कुछ ऐसा है जो आप हर दिन नहीं सुनते हैं। लेकिन आपको बताता हूं। वह षड्यंत्रकारी ढंग से झुकी, उसकी आवाज़ धीमी होकर बुदबुदाने लगी। ये वस्तुएं काफ़ी दुर्लभ हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि वे शेल्फ पर धूल जमा करती रहें। इस बारे में क्या ख्याल है? यदि आप सरीसृप संबंध के बारे में सामान्य ज्ञान के प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपको 10% की छूट दूंगा। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। 10% की छूट एक महत्वपूर्ण बचत होगी जिससे कीमत अधिक प्रबंधनीय स्तर पर आ जाएगी। वास्तव में मुझे लगा कि कीमत यूनियन द्वारा निर्धारित की गई थी। और ठीक है, अगर वह मुझे छूट दे रही है तो मैं इसे ले सकता हूँ। अकादमी में पढ़ी गई किताबों की बदौलत उसे ड्रैगन्स की अच्छी समझ थी और सामान्य ज्ञान का सवाल इतना कठिन नहीं हो सकता है न? ठीक है, उसने सहमति जताई, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। मुझे मारो। सारा ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी थपथपाई। यहाँ सवाल है, ज्यादातर सरीसृप जीवों की पौराणिक कमजोरी क्या है, उनके पेट के अलावा? एलिस्टर का दिमाग घूम गया। उसे कोई खास कमजोरी याद नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसे सामान्य ज्ञान से पता थीं। ज्यादातर सरीसृप ठंडे खून वाले होते हैं जो गर्मी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। शायद यही वजह थी। बहुत ज्यादा ठंड, उसने हिचकिचाते हुए अनिश्चित भाव से जवाब दिया। बिंगो, ये सही है। लगता है कि तुम्हें अपनी चीजें पता हैं। ठीक है, 10% की छूट है। इससे कुल राशि 13,500 यूनियन क्रेडिट हो जाती है। एलिस्टर को राहत महसूस हुई। हालांकि यह अभी भी एक बड़ी राशि थी, लेकिन वह अब और अधिक इच्छुक था। बिल्कुल सही, उसने कहा, उसके चेहरे पर एक कृतज्ञता भरी मुस्कान फैल गई। मैं उन्हें ले लूंगा। सारा ने दस्ताने और थैली को एक चिकने काले बॉक्स में कुशलता से लपेटा, उसकी मुस्कान पूरी ताकत से लौट आई। बहुत बढ़िया विकल्प, ये निश्चित रूप से आपके सरीसृप साथी के साथ आपके संबंध को बढ़ाएंगे। वह रुकी, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। बात करते हुए, आप किस तरह के सरीसृप को बुलाते हैं? एलिस्टर हिचकिचाया। वह ठीक से नहीं बता सका कि सिंडर एक ड्रेक था या ये तथ्य कि उसने पहले ही उसे बुला लिया था। ठीक है, मैंने अभी तक सरीसृप को नहीं बुलाया है, बस अंधेरे में निशाना साध रहा हूँ। सारा ने जानबूझकर हंसी। हम सब कहीं न कहीं से शुरू करते हैं। खैर, आपके नए उपकरण के लिए बधाई और आपकी सम्मान यात्रा के लिए शुभकामनाएं। एलिस्टर ने सारा को एक आभारी मुस्कान दी। छूट से उसका दिल हल्का हो गया। धन्यवाद। एलिस्टर ने जवाब दिया। उसने काउंटर पर सेंसर के खिलाफ अपना यूनियन कार्ड टैप किया। एक डिंग की आवाज़ उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र होने का संकेत था। अंतिम बार अलविदा कहने के साथ वह मुड़ा और यूनियन ऑफिस में गहराई तक चला गया। जब वह जा रहा था तो सारा की मुस्कान अचानक से व्यंग्यात्मक हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे क्या हो गया है? और फिर उसकी मुस्कान एक बार फिर से एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गई, जिससे वह और भी असहज हो गया। वह पूरी तरह से सहज नहीं था कि जिस तरह से सारा की मुस्कान उनकी बातचीत के बाद थोड़ी देर तक बनी रही, लेकिन उसने इसे एक दुकानदार की अच्छी बिक्री से संतुष्टि के रूप में टाल दिया। उसका अगला गंतव्य उसी विशाल यूनियन बिल्डिंग के भीतर था, समनर्स एसोसिएशन। यहाँ जागृत व्यक्ति अपने सम्मान को पंजीकृत कर सकते थे, अपने कौशल को निखार सकते थे और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए विभिन्न चुनौतियों में भाग ले सकते थे। जैसे ही वह हलचल भरे गलियारों से गुजरा, उसके कानों में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगीं। उत्साहित बकबक के साथ साथ तेज हंसी और बुलाए गए प्राणियों की कभी कभार दहाड़।
वह लोगों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा, उनके पहनावे से सम्मन की विशेषताओं की विविधता झलक रही थी। उनमें से ज्यादातर स्काउटिंग सम्मन की तरह दिखते हैं। एलिस्टर ने सोचा कि बुलाए गए राक्षस के आकार के आधार पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जागृत करने वालों के पास टैंक और डैमेज डीलर होते हैं। बुलाए गए राक्षस भी युद्ध के मैदान में ऐसी भूमिकाएं निभा सकते हैं। अचानक एलिस्टर के कानों में फुसफुसाहटें पहुंचीं। उसने छोटी छोटी बातचीत की आवाज़ें सुनी जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुमने सुना? वहां पर वह आदमी, वह वही है जिसने ए रैंक डिंगॉन को साफ किया है। हाँ, जाहिर है कि उसके पास एसएसएस रैंक की प्रतिभा है। एक एसएसएस रैंक? क्या इसे भगवान रैंक भी नहीं कहा जाता है? यह अनसुना है। हाँ, मैंने सुना है कि वह 5 प्रमुख शिक्षाविदों में से एक से प्रतिभाशाली था। कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत प्रतिभाशाली था लेकिन एक समनकर्ता बन गया। शर्म की बात है। तो रुको, अगर वह समनकर्ता है तो उसने ए रैंक डिंगॉन को कैसे पार किया? कुछ लोग कहते हैं कि उसे शायद पहले से ही किसी तरह का भगवान रैंक समन मिल गया है। तो रुको, वह यहाँ क्यों है? मुझे यकीन है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। वह शायद अभी समन अभ्यास क्षेत्र की ओर जा रहा है। एलिस्टर ने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन इतना नहीं कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएं। ये वही हंगामा होगा जिसके बारे में यूनियन अधिकारी बात कर रहे थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसका नाम कभी नहीं मिला। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वास्तव में बहुत हैरान हूँ कि प्रमुख गिल्ड में से किसी ने अभी तक मुझे स्काउट करने का प्रयास नहीं किया है। वह थोड़ा मुस्कुराया, आगे सोचते हुए, शायद सिंडर को पंजीकृत करवाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अध्याय 25, फर्जी बुलावा। एलिस्टर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया, एक बड़ा हॉल जो गतिविधियों से भरा हुआ था। बीच में गोलाकार प्लेटफॉर्म नीले रंग से चमक रहे थे जो रिंग मेटल बैरियर से घिरे हुए थे। ये निर्दिष्ट बुलावा क्षेत्र था जहां जागृत समनकर्ता नियंत्रित वातावरण में अपने साथियों को बुलाने का अभ्यास कर सकते थे। उसने कमरे के चारों ओर देखा, उसके भीतर गर्व की भावना उमड़ रही थी। ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था, आधिकारिक तौर पर सिंडर को बुलाने का मौका। एक वर्दीधारी महिला को साफ सुथरी बन और ऑरोरा लिखी नामटी के साथ एक दरवाजे के पास खड़ा देखकर वह उसके पास गया। माफ करना, मैं यहाँ नया हूँ लेकिन मैं अपना पहला राक्षस बुलाना चाहता हूँ। ऑरोरा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। पहला राक्षस है न? अच्छा, ये दुर्लभ है। आजकल हमें बहुत से शुरुआती लोग नहीं मिलते जो अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक और तैयार हों। उनमें से ज्यादातर आमतौर पर पैसे की वजह से समनकर्ता के रूप में जागने के बाद सारी उम्मीदें खो देते हैं। तुम 7 घरों में से किसी एक के युवा मास्टर या किसी अमीर लड़के की तरह नहीं लगते। तो कौन जानता है, हो सकता है कि तुम्हारा समन व्यावहारिक रूप से बेकार होने के बाद तुम भी हार मान लो। एलिस्टर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। यह महिला सीधी सादी लग रही थी, एक ऐसा गुण जिसकी वह सराहना करता था। फिर उसने पूछा, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? प्लेटफॉर्म, ऑरोरा ने चमकते हुए वृत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। अलग अलग आकार के समन के लिए अलग अलग आकार। चूंकि तुम नए हो इसलिए तुम शायद वहां किनारे पर छोटे से हिस्से से शुरू करना चाहोगे जिस पर एस लिखा है। वह मुड़ी और एलिस्टर को पीछे छोड़कर प्लेटफॉर्म की ओर चलने लगी। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, ऑरोरा रुकी और प्लेटफॉर्म के भीतर पहले से ही अंकित जादुई वृत्त की ओर इशारा किया। वृत्त बनाने के बारे में चिंता न करें, ये पहले ही हो चुका है। बस अपने समन कंड्यूट को फोकस आइटम के लिए एक फैंसी शब्द केंद्र में रखें, अपने समन उपकरण पहनें और फिर समन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। कंड्यूट को ऐसी वस्तुएं या सामग्री कहा जाता था जो किसी तरह उस राक्षस से संबंधित होती थी जिसे आप बुला रहे थे। चाहे वह राक्षस का मूल हो या उसके शरीर का कोई हिस्सा, ये कंड्यूट उस विशिष्ट राक्षस को बुलाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करते थे। हालांकि हमेशा किसी का उपयोग न करने का विकल्प था। उस स्थिति में समनकर्ता अपने भविष्य को भाग्य के हाथों में सौंप रहा था, और भाग्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्सर क्रूर होता है। एलिस्टर ने जानकारी लेते हुए सिर हिलाया। समझ गया, उसने आत्मविश्वास से कहा। बाद में सोचते हुए उसने कहा, हालांकि प्लेटफॉर्म के आकार के बारे में। वह एक पल के लिए झिझका, उसकी आंखों में एक चंचल चमक आ गई। क्या आपको पूरा यकीन है कि छोटा वाला पर्याप्त होगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑरोरा के चेहरे पर एक शांत झुंझलाहट का भाव आया, इससे पहले कि वह एक भौं उठाए। उसे लगा कि वह उसका मनोरंजन कर रही है, जिससे वह और अधिक चिढ़ गई। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एलिस्टर पलट गया और कमरे के बीच में एक्सेल चिन्हित सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा। उम्मा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ? मैं अपने राक्षस को बुलाने जा रहा हूँ, एलिस्टर ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ अजीब तरह से आत्मसंतुष्ट थी। दर्शकों की भीड़ में एक सामूहिक आह की लहर दौड़ गई जो इकट्ठा होने लगी थी। हवा में फुसफुसाहट भर गई। क्या ये वही नहीं है, वह जिसने ए रैंक कालकोठरी को साफ किया?
वह किस तरह के राक्षस को बुला रहा है? नहीं, शायद उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। अब उसे लगता है कि वह किसी उपन्यास का मुख्य पात्र है। एलिस्टर एक्सेल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और आत्मविश्वास से बीच में खड़ा हो गया। प्लेटफॉर्म थोड़ा धूल भरा लग रहा था, ये संकेत देते हुए कि इसे आखिरी बार इस्तेमाल किए हुए काफ़ी समय हो गया था। फिर भी इस पर अभी भी एक बुलाने वाला चक्र उकेरा हुआ था। वह क्या सोच रहा है कि वह बुलाने वाला है? किसी तरह का पहाड़, एक आदमी ने ठहाका लगाया। वह प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। शायद बच्चा भ्रम में है। उसे लगता है कि वह कोई विलक्षण व्यक्ति है या कुछ और। लेकिन रुकिए, क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसने पिछले सप्ताह रैंक डंगोन को अकेले ही पार किया था? मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी हैं कि वह एसएसएस रैंक समन करता है। भीड़ में एक सामूहिक आह की लहर दौड़ गई। एलिस्टर की अप्रत्याशित डंगोन उपलब्धि से प्रेरित अफवाहों की चक्की ने उसके असाधारण रूप से उच्च प्रतिभा रैंक रखने की फुसफुसाहट को जन्म दिया था। एसएसएस रैंक यहाँ? बिल्कुल नहीं, एक मोटी दाढ़ी वाले मोटे आदमी ने उपहास किया। वे महान हैं, हमने दशकों में एक भी नहीं देखा है। शायद वह झांसा दे रहा है, एक और आवाज़ ने कहा। बस कोई नौसिखिया सख्त होने की कोशिश कर रहा है। एलिस्टर ने उन्हें अनदेखा करना जारी रखने का फैसला किया। उसने आह भरी, क्योंकि वह बुलाने वाले घेरे को देख रहा था। मेरे पास बुलाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, हालांकि तकनीकी रूप से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस सिंडर को बुला रहा हूं अगर मेरा दिमाग पहले से मौजूद चीज़ों से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। एलिस्टर को शकल को सक्रिय करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी समन की ज़रूरत हो, ये प्रक्रिया को बढ़ाएगा। लेकिन सिंडर के लिए यह सख्ती से ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही उसके दिमाग के दायरे में थी, इसलिए वह बस उसे बाहर खींच रहा था। हालांकि एक भी नहीं रखने से यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा समन सफल हुआ है। लेकिन वह हमेशा अपनी उच्च प्रतिभा रैंक को सफलता का श्रेय दे सकता था, जिससे वे जो चाहें मान सकें। एलिस्टर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, सिस्टम। हाँ खिलाड़ी, मेरे दिमाग का दायरा खोलो। एलिस्टर की पीली आंखें थोड़ी चमकने लगी जब उसने कहा, सिंडर को बाहर निकालो, उसे पंजीकृत करवाने का समय आ गया है।